हेलो दोस्तों, दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। इसमें कुछ तकनीकी कारण 75 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा था, तो हम यहाँ से 68वें क्वेश्चन तक शुरू में कराने जा रहे हैं। तो पहला है आपका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यक्षदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। यक्ष का अर्थ क्या है? तो यह आपका 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित किया गया था तथा इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा अंततः इस दिन को यह हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, जिसको जिसको पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज चाहिए तो दीक्षा पीसीएस टेलीग्राम पर सर्च करके वो जाके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। जो इसका आंसर होगा वो आपका डी है, 10वीं अनुसूची में, क्योंकि 10वीं अनुसूची जो है 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। इसमें दल बदल विरोधी कानून है। संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण तथा 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और जनजाति अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो है आपका सी, 2 और 3 और 4, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है तो लोकसभा द्वारा नहीं, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि इसमें डी सही होना चाहिए। 71 का डी सही है, ऑप्शन सी नहीं, डी 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा से प्रारंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना या जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें 29 विषय है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 का, आर्टिकल 351। तो इसमें जो आंसर होगा वो है आपका सी, अनुच्छेद 350 क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी में? तो जो इसका आंसर होगा पहली अनुसूची में, क्योंकि संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इसलिए नए राज्य के सृजन के लिए इस अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 2 के तहत प्रावधानों के अनुसार पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करके कोई भी नया राज्य जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 93वां संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा है? तो यह है आपका बी, क्योंकि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध थे। 76वां क्वेश्चन भूल गए थे। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह आपका 44वें संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन 1978 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो जो इसका आंसर है वो आपका डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है। नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक प्रजातंत्रों को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो है आपका ए, आर्टिकल 151, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि से संबंधित है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण संरक्षण है और वन्यजीव की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, लोक चुनाव में मतदान करना कोई मतलब मूल कर्तव्य नहीं है। तब क्या है आपका संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ने के पश्चात संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
इन मूल कर्तव्यों में लोक चुनाव में मतदान करना शामिल नहीं किया गया है। भारत में लोक चुनाव में मतदान करना वस्तु स्वैच्छिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का, फैक्टोज का, लैक्टोज का, सैकरीन का। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सैकरीन का। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो है आपका 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह वसा में घुलनशील है, इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी, इसकी कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाता है। इसमें पूछा कौन सा गलत है? तो है आपका बी, यह वसा में घुलनशील होता है नहीं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इस विटामिन को खोज सबसे पहले की गई थी, इसका प्रमुख कार्य ऊतकों और कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतराकोशीय पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिजन के निर्माण को सामान्यतः अवस्था में बनाए रखने का है। विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी और के विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दूध से पनीर बनाने में कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है वो आपका डी, तीनों सही है इसमें, क्योंकि कवक का अध्ययन कवक विज्ञान माइक्रोलॉजी के तहत किया जाता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दूसरे पौधों पर परजीवी या सहजीवी के रूप में मिलते हैं। दूध से पनीर बनाने में एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय का लाल कीट रोग किस कारण से होता है? शैवाल, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है शैवाल, क्योंकि कुछ हानिकारक शैवाल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सिफेल्यूरोस नामक शैवाल के कारण चाय पर लाल कीट रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे चाय उद्योग को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? मूली, गाजर, शकरकंद, प्याज। पूछ रहा कौन सा जड़ नहीं है? तो यह है आपका डी, प्याज। प्याज तब क्या है? मूली, गाजर तथा शकरकंद जड़ें हैं, जबकि प्याज शल्कद प्रकार का भूमिगत तना है। भूमिगत तने भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इनमें पर्वतंधियाँ, कलिकाएँ तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के पौधों में वायवीय मूल पाए जाते हैं? जलोद्भिद, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, हेलोफाइट्स, क्योंकि हेलोफाइट्स पौधों में पाई जाती है। ये जड़ें दलदल के बाहर सीधी निकल आती है और खूंटों जैसी रचनाओं के रूप में दिखाई देती है। इन पर अनेक छिद्र होते हैं जो शोषण का कार्य करती है। इन्हें शोषण मूल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं। जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस भूमि में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, जिस भूमि में पोटास की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। तो है आपका बी, जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है।
कीटभक्षी पौधे छोटे छोटे कीटों को मारकर उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। इन पौधों में कीट पकड़ने वाले अंग पाए जाते हैं। ये पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इनकी पत्तियां हरी होती है। ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा फसल चक्र को क्या अपनाया जाता है? तो यह आपका उर्वरता बढ़ाने हेतु, क्योंकि यदि किसी खेत में एक फसल सालों साल उगाई जाए तो मिट्टी में कुछ विशेष तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों में संतुलन बनाने के लिए दूसरे पोषक तत्वों वाली फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आम किस प्रकार का फल है? रस फल, फली फल है, पुंज फल है, संग्रथित फल है? तो जो इसका आंसर होगा आपका सरस फल है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन आती है जल से, मिट्टी से, वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड से? तो जो इसका आंसर होगा जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बनिक यौगिकों के निर्माण करने की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन क्रिया है जिसमें जल के अणुओं का अपचयन होकर ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा CO2 के अणुओं का उपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो है आपका कैल्शियम। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम के निम्न कार्य हैं, जिसे यदि अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करता है, रक्त के जमने में सहायक करता है, एंजाइमों को स्रावित होने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग CO2 एवं जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है? तो है आपका सी, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो है आपका पिट्यूटरी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? थायमिन, पाइरिडोक्सिन, विटामिन सी? तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका निकोटीन अम्ल, ऑप्शन डी, क्योंकि पेलाग्रा बीमारी विटामिन B5 या निकोटीन अम्ल या नियासिन की कमी से होता है, B5। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। इस योजना को अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल 80 करोड़ गरीब लोगों को उनके खाद्यान्न के सामान्यतः कोटे प्रति माह 5 kg खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रत्येक माह 5 किलो गेहूँ या चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है। तो है आपका बी ऑप्शन सही है, 2 और 3 सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBHIH के गठन को क्या उद्देश्य है? निम्न आय वाले वर्गों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल उपलब्ध कराना, NPA से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल करेंसी के विकास पर कार्य करना। तो जो इसका आंसर होगा ये है, निम्न आय वाले वर्गों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, महिला कृषकों हेतु महिला किसान
सशक्तिकरण परियोजना किस मंत्रालय निकाय के द्वारा संचालित की जा रही है? वित्त मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उप घटक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन्हें उन्हें सशक्त बनाना तथा ग्रामीण महिलाओं के अस्थायी आजीविका का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई जनसंख्या नीति 2021 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कुल प्रजनन दर TFR का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका 1.7%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ खुदरा प्रत्यक्ष योजना में निवेशकों को किस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो है आपका सी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 22 और 23 में घोषित देश के प्रत्येक भूखंड को आवंटित किया जाने वाला यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों का होगा? तो यह है आपका बी, 14 अंकों का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 22 और 23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो है आपका 400। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय किस मद में किया जाना प्रस्तावित है? तो है आपका ब्याज भुगतान, कर और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, सब्सिडी। तो जो इसका आंसर है वो आपका, जैसे ब्याज भुगतान कितना परसेंट है तो 20%, वहीं कर शुल्क में 17%, वहीं आपका केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं में 15%, सब्सिडी में कितना है 8% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने BBIN मोटर वाहन समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया गया है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है भूटान, क्योंकि BBIN समझौता बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के मध्य एक मोटर वाहन समझौता है। हाल ही में भूटान सरकार के द्वारा पर्यावरणीय और धारणीय के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए इस समझौते में शामिल होने से मना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IEIP में शामिल कोर उद्योग में सर्वाधिक भारांश किस उद्योग का है? तो है आपका डी, रिफाइनरी उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य तेलों के आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 60% आयातों के माध्यम से पूरा करता है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सन्निकट मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? वो है आपका बैंकों में मांग जमा के कारण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यवाही से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति संकुचित होती है? बैंक दर को कम करना, वैधानिक तरलता अनुपात CLR को बढ़ाना, रेपो रेट को कम करना, रिवर्स रेपो रेट को कम करना। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, वैधानिक तरलता अनुपात या CLR को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक के लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस LTRO की अवधि क्या होती है? वो है आपका सी, 1 से 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका विश्व बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक देशीय होता है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। जीवभार की पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो है आपका सी, 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी वन बायोम की औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार के वनों में सागौन, साल, जामुन, महुआ, आम, पीपल, बरगद इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1 और 2, मतलब ऑप्शन दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1, सूची 2, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यूपी क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि उत्तरी अमेरिका जो है इसका क्या होगा? तो पियरी होगा। यूरोप का क्या है? तो स्टेपी होगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो वेल्ड होगा। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स होगा। मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्द्रभूमीय रामसर स्थल में शामिल है? तो है आपका 10। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। यह संधि 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित की गई थी और 1975 में लागू हुई थी। भारत में 49 रामसर साइट है। मार्च 2022 तक सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और हिमाचल प्रदेश के रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। चिल्का झील और केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राम स्थल है। अभी हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक रूप में सूचीबद्ध की गई है। एक वहाँ का है, एक खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, ये जो है आपका गाजीपुर, अरे वहाँ गुजरात का है। तो अगला क्वेश्चन है, देश के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो है आपका केरल में। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो है आपका 53वां। भारत में सबसे अधिकतम 526 बाघ कहाँ पर है? तो एमपी में है। उसके बाद टोटल कितना है? तो 2019 में आई बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं। ठीक, वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं और देश का सबसे नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, जैव सुरक्षा, लुप्त जीव। तो जो इसका आंसर होगा आपका जैव
सुरक्षा से। भारत ने 23 जनवरी सन 2003 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और 11 दिसंबर 2003 से यह प्रभावी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व हाथी दिवस 22 अगस्त, विश्व बाघ दिवस 29 अगस्त, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो है आपका सी, विश्व बाघ दिवस 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसके पश्चात देश में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो जो इसका है वो आपका ए है, 34। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश और स्ट्रोमेटोलाइट बैरियर डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर सिक्किम की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है, तो यह आपका लाइकेन तथा मास। ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय संगठन का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है? तो है आपका ग्रीन पीस। ठीक। कहाँ पर है? प्रचेतावनी विश्वव्यापी आंदोलन, इसकी स्थापना जो है 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया था? तो ये आपका 1973 में। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में यूपी के चमोली जिले अब उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हंगुल परियोजना 1970, गैड़ा परियोजना 1975, लाल पांडा परियोजना 1996, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सम्मिलित नहीं। गैंडा परियोजना 1975 में नहीं हुआ है, तब कब हुआ है? ये 1987 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो है आप केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो जो इसमें है आपका केरल है, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया है और यह वर्ल्ड एटलस विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी में बांदा के पास कौन सी नदी मिलती है? तो है आपका केन। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? तो है आपका 1863 में, क्योंकि राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एवं बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई है। यह संग्रहालय लखनऊ में बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा रहा है? तो है आपका गौतम बुद्ध नगर।
जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो जौनपुर। कितना है? 1024। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो है आपका तखत। अब तखत क्या होता है? बुक्सा तथा बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है डी। इनमें से कोई सही नहीं, मतलब दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? ये आपका है नीति आयोग द्वारा, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई अमृत लॉन्च किया गया है। इस हस्ताक्षर यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लूसी मिशन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो है आपका बृहस्पति ग्रह से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत की पहली गैर जीएम शाकनाशी सहिष्णु चावल की किस्म विकसित की गई है? तो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक अ हिस्टोरी ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक है। श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता, आदिशा दास, प्रियम गांधी, रघुकुलर दास। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, उमा दास गुप्ता। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है आपका बिपिन जनरल रावत के नाम पर। सी ऑप्शन सही है। अब ये हाल ही में इनका दुर्घटना हो गया है, तो इनके विषय में परीक्षा में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस से भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका बी अनंत नागेश्वरन। इम्पोर्टेंट इस बार पूछ सकता है। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? जे अंजारिया। जे अंजारिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है आपका 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1971। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? वो है आपका साहित्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह है आपका अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ है? वो है आपका जापान। अगला क्वेश्चन है,
31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो है आपका 633.6 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, मनप्रीत सिंह, शिखर धवन। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, शिखर धवन। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 दिया गया है? वो है आपका डॉक्टर फिरदौसी कादरी। और किसको इसको मिला है? मोहम्मद अजमल साकिब पाकिस्तान को मिला है। रॉबर्टो बैलान दक्षिण फिलीपींस का है और स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी लॉन्च की गई है? तो है आपका ए, कोविफेंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन जीता है? तो है आपका दबंग दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो है आपका राफेल नडाल। क्योंकि हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। राफेल नडाल का यह 91वां एनटीपीसी खिताब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये आपका पूजा जैतयान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की गई है? तो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित हो रही है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो है आपका ये प्रियंका नुटक्की। ठीक, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है नोट टेस्ट का। और जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए वो दीक्षा पीछे सर्च करके पीछे मंत्रा का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर भी करना। थैंक